देखो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं नहीं, और रासायनिक अभिक्रिया होता कैसे है वो तुमको बता दिए। जैसे कि तुमको बताए थे कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, जो रासायनिक परिवर्तन है वही तुम्हारा रासायनिक अभिक्रिया है। अब रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा देखने के बाद हम लोग देखे थे कि रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता क्या है। नहीं, रासायनिक अभिक्रिया के 5 को हम विशेषता तुमको लिखाए हैं, जिसमें सबसे पहले है गैस की उत्पत्ति। ठीक है, गैस की उत्पत्ति में हम तुमको बताए थे कि ये जिंक को, अगर जिंक के दाने में HCl डालते हैं, जस्ता के दानेदार में अगर HCl माने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालो, चाहे तुम सल्फ्यूरिक अम्ल डालो, चाहे नाइट्रिक अम्ल, जो प्रबल अम्ल होता है ना, प्रबल अम्ल में ये सब अभिक्रिया तुरंत दिखता है, बुझे कि नहीं। तो जिंक में यानी जस्ता में अगर जिंक एक जस्ता होता है ना धातु, तो दानेदार होता है, छोटा छोटा कण, नहीं, उसमें अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे ना तो ये क्या बन जाएगा, ZnCl2। तुमको पता होना चाहिए कि जिंक क्लोराइड का हम सूत्र लिखाए थे, ZnCl2 लिखाए थे, ठीक है, ZnCl2 प्लस H2 ये हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति होती है। रासायनिक अभिक्रिया में सबसे पहले पॉइंट बताएं तुमको कि गैस की उत्पत्ति कैसे होती है। रासायनिक अभिक्रिया को हम कराए हैं तो इस प्रकार ये बना, ये दोनों तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। जानते हो कि Zn2+ होता है, याद होना चाहिए, और Cl- होता है। क्लास 9 में हम लोग बनाए थे, तो इसका 2 यहाँ चलाए थे, इसका 1 यहाँ चलाया था, तो ZnCl2 बना था। वो तो 9 क्लास की बात है, लेकिन क्लास 10 में इसको लेबोरेटरी में ले जा करके डायरेक्ट अभिक्रिया करके देखा कि ये ZnCl2 आखिर बना कैसे। नहीं, तो लेबोरेटरी में क्या किया कि एक कोनियल फ्लास्क लिया, ठीक है, कोनियल फ्लास्क में यहाँ पर Zn के दानेदार कण को इसमें डाला गया, फिर इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को डाला गया, HCl को डाला गया इसमें। जब ये दोनों अभिक्रिया किए, Zn और HCl दोनों अभिक्रिया किए, तो ZnCl2 बना और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हुआ। हाइड्रोजन गैस को जब भी हम उत्पन्न करते हुए दिखाएंगे, हम ऊपर की ओर एरो दिखाएंगे, ऊपर की ओर एरो दिखाएंगे। इससे ये साबित होता है कि ये जो है वो गैस है, ठीक है, और गैस ऊपर उठता है, ठीक है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा हम संतुलित कर देंगे तो 2 करेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया का सबसे पहला जो विशेषता है वो रंग थी तुम्हारा गैस की उत्पत्ति हो गया। दूसरा उत्पत्ति इसमें जो है वो है कि अवक्षेप का बनना। अवक्षेप का बनना भी जो है ना रासायनिक अभिक्रिया का एक प्रॉपर्टीज है। जैसे कहता है कि बेरियम क्लोराइड में सल्फ्यूरिक अम्ल बना, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल को डाला गया। बेरियम क्लोराइड हम लोग नहीं देखे हैं बेरियम क्लोराइड को, लेकिन वो भी जो है वो एक पाउडर की तरह ही होता है। हम देखे हैं केमिस्ट्री का लेबोरेटरी में, जब हम लोग गए थे तो उसमें हम ये देखे थे एक्सपेरिमेंट करके। एक मोटा जो पेपर होता है, छन्ना पत्र जिसको बोलते हैं, नहीं, छन्ना पत्र पर हम लोग उसको गिराए थे बेरियम क्लोराइड को लेकर के, उसमें हाइड्रोक्लोरिक, फिर वहाँ बहुत सारा केमिस्ट्री में का लेबोरेटरी में बहुत सारा शीशा का ही पात्र रहता है, वो स्टील और कोई भी धातु का पात्र नहीं रहता है। क्यों जानते हो? क्योंकि कोई भी धातु से कोई भी लिक्विड या कोई भी अम्ल वगैरह अभिक्रिया कर देगा ना, इसलिए शीशा का ही ज़्यादातर तुमको पात्र मिलेगा वहाँ, और शीशा का पात्र मिलेगा। तो आ जाओ इधर से बैठ। तो हम लोग उसमें बेरियम क्लोराइड लिए थे और फिर ऊपर से धीरे धीरे H2SO4 डाले थे। तो दोनों जब अभिक्रिया करवाए, BaCl2 को H2SO4 से अभिक्रिया करवाए, तो जानते हो ऐसा होता कैसे है
आगे चल करके हम तुमको पढ़ाएंगे प्रतिस्थापन अभिक्रिया, उसमें इस चीज़ को हम बताएंगे कि पहले यौगिक का ये धातु और दूसरे का ये संयोग करता है। संयोग करता है मतलब मिलता है, तो बना लेता है BaSO4। नहीं, बाकी जो बच गया वो क्या बन गया, प्लस HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, है कि नहीं। तो ये जो BaSO4 है ना, वही एक अवक्षेप है। अवक्षेप को हम लोग नीचे के एरो से दिखाते हैं, ये अवक्षेप बना, नीचे के एरो से दिखाते हैं, मतलब वो छन्ना पत्थर पर छन करके रह गया, वो सफेद प्रकार का दही जैसा पदार्थ रहता है, दही जैसा एकदम हूबहू लगता है वो देखने में, ठीक है। तो हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया भी करते हैं। तो आगे चल करके एक अवक्षेपण अभिक्रिया के बारे में भी तुमको बताएंगे, उसका परिभाषा और एग्जाम्पल। दूसरा है रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन के लिए हम तुमको बताएंगे, पूछेंगे कि पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र कौन जानता है, हाथ उठाओ। पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र, पोटेशियम परमैंगनेट, तुम लोग सब कुछ देखने लगे कॉपी पर मैग्नेट, हम तुमको बता देते हैं KMnO4। देखो कहीं लिखा हुआ है KMnO4, ये पोटेशियम परमैंगनेट है। हम बोले थे कम से कम 50 को याद कर लेगा, जितना लिखाए हैं उसमें से। बिल्कुल लिखा है, पोटेशियम परमैंगनेट है ही नहीं। लाइन बाय लाइन देख लो, तो पोटेशियम परमैंगनेट तुम लिख लो KMnO4। ये कैसे छूट गया, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट था। पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट का होगा KMnO4। नहीं है उसमें, अवक्षेपण अभिक्रिया के अंतर्गत हम तुमको एक एग्जाम्पल दिए कि रासायनिक अभिक्रिया में एक अवक्षेप बनता है। अवक्षेप को तुमको हम अगर समझाना चाहेंगे तो मिट्टी और पानी को तुम घोर दो, ठीक है। और मिट्टी और पानी को जब घोर देंगे, दूधी मिट्टी को हम लोग घोरते हैं ना, जब घोर देते हैं और थोड़े देर तक छोड़ देते हैं तो वो मिट्टी जो रहता है वो नीचे बर्तन के तली में बैठ जाता है आकर के, नहीं। और ऊपर पानी को क्या करते हैं हम लोग, धीरे धीरे उसको ढका लेते हैं, नीचे कर देते हैं, तो जो अवशेष बच जाता है वो अवक्षेप है, ठीक है। तो उसी प्रकार का यहाँ भी एक अवक्षेप बन जाता है। बेरियम क्लोराइड को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अगर अभिक्रिया करवाएंगे तो बेरियम सल्फेट, देखो बेरियम सल्फेट का सूत्र लिखाया है तुमको, BaSO4 सफेद रंग का दही जैसा अवक्षेप बनता है। ऑब्जेक्टिव में अक्सर ऐसा पूछता है कि बेरियम क्लोराइड को अगर H2SO4 से अभिक्रिया करवाएंगे तो अभिक्रिया के पश्चात जो अवक्षेप बनता है उसका रंग किस प्रकार रहता है, ठीक है। रंग परिवर्तन, यही अवक्षेप में दही जैसा एक अवक्षेप बनता है। ये अवक्षेप को हम लोग नीचे एरो से दिखाते हैं, क्योंकि हम लोग देखे थे दूधी मिट्टी क्या होता है कि उस बर्तन के नीचे तली में जाके बैठ जाता है ना, तो नीचे जाके बैठता है, तो नीचे वाले संकेत करने के लिए नीचे एरो दिया जाता है, ठीक है। और उधर HCl बनता है। हम इसको इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम वहाँ पर टू लगाए हैं, वो तुमको बात की बात है, जब रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने बताएंगे ना, उसमें तुमको बताएंगे कि वहाँ क्यों टू लिखा जाता है इसको। आगे बढ़ते हैं। अब रंग परिवर्तन करता है कि रासायनिक अभिक्रिया में रंग परिवर्तन भी होता है। पोटेशियम परमैंगनेट को हम देखें, मेरे स्कूल में अभी भी है, पोटेशियम परमैंगनेट रखते हैं, बैंगनी कलर का होता है,
पर्पल, ठीक है, बैंगनी कलर का होता है। तो इसमें जो है ना, इसमें अगर तुम नींबू का रस निचोड़ोगे ना, पोटेशियम परमैंगनेट को टेबल पर ले लिए थे हम लोग और नींबू का रस उस पर हम निचोड़े थे, तो क्या हो गया था कि इसका बैंगनी रंग गायब हो गया था, यानी रंग परिवर्तन हो गया था। बैंगनी रंग गायब होने की वजह से इससे यही साबित हुआ कि इस रासायनिक अभिक्रिया में रंग परिवर्तन हो गया, यानी ये रंगहीन हो गया था। हम करके देखें, ठीक है, ये हो गया। अब ताप में परिवर्तन, इसको जरा हम लोग समझते हैं, ये ताप में कैसे परिवर्तन होता है। इन लोगों का हमको बहुत ज़्यादा कुछ लिखना नहीं कि समझ लोगे ना, तो उसी में से लिखा दोगे। कभी तुमने ऐसा किया है कि कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कली चूना बोलते हैं, देखो लिखाए हैं कैल्शियम ऑक्साइड माने कली चूना माने एक और चीज लिखाए हैं उसके विषय में, देखो है, हाँ है, कैल्शियम ऑक्साइड कली चूना ढेला जैसा होता है, हम लोग इसको H2O इसमें मिलाते हैं, यानी जल मिलाते हैं। अक्सर मार्केट से जब चूना से जब हम लोग घर का पचाड़ा करते हैं नहीं, तो चूना मार्केट में जो मिलता है वो ढेला जैसा मिलता है, बोरा में बंद, छोटा छोटा 5 किलो का बोरा 10 किलो का बोरा में रहता है ना, और उसको हम लोग घर ले आते हैं, वो यही रहता है कैल्शियम ऑक्साइड। और उसको हम लोग क्या करते हैं कि एक बर्तन में रख लेते हैं, टीना वाला बर्तन हो चाहे और कोई बर्तन हो, उसमें रख लेते हैं और ऊपर से पानी डालते हैं। जब पानी डालते हैं तो क्या तुम देखते हो, खौलने लगता है वो। ऐसा तुम लोग शायद नहीं देखा हो, क्योंकि घर में अब चूना का पचाड़ा नहीं होता है, अब समोसिंग कराता है लोग, कराते हैं। लेकिन ऐसा है कि कैल्शियम ऑक्साइड में अगर जल मिलाया जाता है तो ये पूरा खौलने लगता है। जब पूरा खौलने लगता है तो यहाँ पर बना लेता है CaOH का हॉल्टू, और यहाँ पर हीट उत्पन्न होता है, उष्मा उत्पन्न होता है। हीट उत्पन्न होता है हमारे लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, जिसको हम लोग भरका चूना कहते हैं। ये हो गया कली चूना और ये हो गया भरका चूना, इसी को अंग्रेजी में लाइम वाटर कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ ताप में परिवर्तन, कभी कभी होता क्या है कि ताप में परिवर्तन हो मैंने उष्मा उत्पन्न होता है, वो गर्म हो जाता है बर्तन पूरा। और दूसरा और एग्जाम्पल ये है कि अमोनियम क्लोराइड को लेकर के उसमें बेरियम हाइड्रोक्साइड का विलयन डाला जाता है। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl प्लस BaOH का होल 2, सब फॉर्मूला तुमको लिखाया है, बुझे कि नहीं। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनता है, अमोनियम NH4OH, ठीक है, प्लस यहाँ पर जो बना लेगा वो BaCl2, तो बेरियम क्लोराइड बना लेगा, BaCl2 क्लोरीन 2, ठीक है। तो यहाँ पर हम अगर 2 करें तो यहाँ भी हमको 2 करना पड़ जाएगा, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को 2 हो गया, सारा बैलेंस है हमारा कंप्लीट, ठीक है। अब यहाँ पर होता है वो माइनस हीट दिखता है, माइनस हीट मतलब उष्मा का अवशोषण होता है, उत्सर्जन नहीं होता है। हमने कली चूना में जब पानी मिलाया तो जब खौलने लगा और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब बना, जिसको भरका चूना कहते हैं, तो वो बर्तन भी देखना गर्म हो जाता है, पूरा खौलने लगता है। और नहीं अगर तो कभी तो कोई पान कमेटी वाला के पास जाना ना, वो लाता है वैसा, और चूना जब बनाता है ना तो उसके पास एक बर्तन रहता है टीना वाला, ठीक है, उसमें वो चूना डालता है, फिर पानी डालता है, थोड़ी देर तक वो बरकता है तो भाप भी छोड़ता है और टीना गर्म हो जाता है। तो इस प्रकार का अभिक्रिया को जो है ना हम लोग उष्मा छेपी अभिक्रिया कहते हैं।
जिसमें ऊष्मा उत्सर्जन होता है, और एक अभिक्रिया ऐसा भी है कि ऊष्मा का अवशोषण होता है, मतलब ऊष्मा घटता है। जैसे कि अमोनियम क्लोराइड में बेरियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करवाया गया ना, तो बनाया अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ बेरियम क्लोराइड बनाया, और साथ में ऊष्मा का अवशोषण, ये माइनस है, ये प्लस है मतलब ऊष्मा उत्सर्जित होता है, और ये माइनस है मतलब ऊष्मा अवशोषित होता है। तो ऊष्मा अवशोषित होता है उसको ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हम कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। आगे चल करके ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का अलग अलग डिफिनीशन देंगे, और इन दोनों के बीच अंतर भी लिखने के लिए आएगा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि ताप में भी परिवर्तन होता है। ये रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता में हमने क्या देखा कि ताप में परिवर्तन होता है, तो इस प्रकार ताप में परिवर्तन हुआ। अगला क्या है कि अवस्था बदल जाता है, अवस्था में परिवर्तन। तो इन सभी का अवस्था तो बदलता हुआ ही देख रहे हैं, क्योंकि ये कैल्शियम ऑक्साइड था, ढेला जैसा बना था, अब वो बन गया क्या? भरका चूना बन गया। तो ये अवस्था बदला कि नहीं? अवस्था ही बदलता है। और फिर तुमको हम बता दें कि कभी तुम प्रयोग करके घर में देखना, घर में तुम्हारे घर में सोडा जरूर होगा, सरफ, कपड़ा धोने वाला नहीं, थोड़ा सा सरफ लेना, कागज़ पर या टेबल पर लेना, नींबू भी सबको घर में आजकल रखता है, खाने के समय नींबू का एक छोटा सा टुकड़ा लेना, और उस पर नींबू को के रस को निचोड़ना, क्या अभिक्रिया होगा वो पता चल जाएगा। ठीक है, तो उसमें अवस्था परिवर्तन हो जाता है, फिर जो पाउडर जैसा रहता है वो फिर तुम्हारा दूसरे जैसा बन जाता है, ऐसा करके देखना। ठीक है, अवस्था परिवर्तन में यही कहता है इसमें। अवस्था परिवर्तन का एक और एग्जाम्पल तुमको हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या दे सकते हैं कि मोमबत्ती का जलना। नहीं, मोमबत्ती का अवस्था देखो कैसे रहता है। सबसे पहले क्या रहता है? सबसे पहले इस प्रकार एक कैंडल के रूप में रहता है ना, और जब ये जलना शुरू हो जाता है तो क्या होता है इसके, और यहाँ पर ऐसे कुछ आ जाता है, और वो बन जाता है कैसा? एक गोल मैंने अनियमित आकार वस्तु बन जाता है। अवस्था परिवर्तन वही कहलाया। तो मोमबत्ती का जलना तुमको उस दिन भी बताए थे कि भौतिक और रासायनिक दोनों प्रकार का परिवर्तन। ठीक है, तो ये रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता हम तुमको बताए, सब एक एक करके पॉइंट को डेल दिए। लिखने का जरूरत नहीं है, तुमको बस इतना ही लिखने आएगा कि रासायनिक अभिक्रिया में होने वाले विशेषता को लिखें। तो सारी इन विशेषताओं को लिखोगे, हम एग्जाम्पल सहित बता दिए तुमको। रासायनिक समीकरण आ गए। रासायनिक अभिक्रिया हम लोग देख लिए, अब रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? नहीं, रासायनिक समीकरण वास्तव में ये है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों, पदार्थ में तत्व भी आ जाएंगे और यौगिक भी आ जाएंगे, दोनों आ जाएंगे। तत्व भी भाग लेंगे और यौगिक भी भाग लेंगे। तो उनके संकेतों और सूत्रों, तत्व का संकेत लेंगे और यौगिक का सूत्र लेंगे। तत्वों के संकेतों और सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण जो हम लोग व्यक्त करते हैं उसको रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे तुमको बता दें कि यहाँ पर हम लेते हैं हाइड्रोजन, ठीक है, और इधर लेते हैं क्लोरीन। ये दो तत्व हैं, ये दो तत्व हैं। बनाया क्या? हाइड्रोजन क्लोराइड, जिसको हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। नहीं पता क्या बनाया? हाइड्रोजन क्लोराइड, इसको हम लोग शब्द समीकरण कहते हैं। ये भी है समीकरण, लेकिन इसको शब्द समीकरण कहते हैं। अब है क्या कि इस शब्द समीकरण के
संकेतों और सूत्रों की सहायता से हम इसको निरूपण करने जा रहे हैं। तो हाइड्रोजन के लिए हम लोग देखे थे H2 और ये Cl2, नहीं तो बनाया था HCl। जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोजन 2 को है और यहाँ क्लोरीन भी 2 को है, और अभिक्रिया के पश्चात जो यौगिक बनाया वो हाइड्रोजन क्लोराइड बनाया, जिसको हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, नहीं वो HCl बनाया, उसका सूत्र HCl ही होता है। तो ऐसा नहीं कर देना कि यहाँ पर भी 2 और यहाँ भी 2 कर देंगे, ये बहुत बड़ा बेवकूफ़ी हो जाएगा। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करते समय जो भी अंकों को गुना किया जाता है ना, जोड़ा और घटाया नहीं जाता है, जब भी किया जाता है गुना किया जाता है, भागा भी नहीं देते हैं। तो 2 दाहिने साइड, इस यौगिक के 2 के दाहिने साइड अगर 2 दे देते हैं तो इस 2 से ये मतलब हो जाता है कि हाइड्रोजन भी 2 और क्लोरीन भी 2। इस 2 से यही संकेत हो, ये जो 2 है वो इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, दोनों के लिए है। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करते समय हम वैसा तुमको बताएंगे। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन मिल करके क्या बनाया, ठीक है, उसी प्रकार ये हो गया तुम्हारा जस्ता और ये हो गया सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, तो बनाया जिंक सल्फेट और इधर हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति। ये तो हमने लिखा शब्द समीकरण। अब इस शब्द समीकरण को रासायनिक अभिक्रिया में ये भाग लिए हुए पदार्थ है, ये तुम्हारा तत्व हो गया और ये क्या हो गया, जस्ता हो गया। नहीं, यहाँ पर हम जिंक ही लिख देते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये यौगिक हो गया, ये तत्व हो गया, ये यौगिक हो गया। तो रासायनिक अभिक्रिया में 2 तत्व भी भाग ले सकते हैं, एक तत्व और एक यौगिक भी भाग ले सकते हैं, या दोनों यौगिक के भाग ले सकते हैं। हम 2 तत्वों का दिखा दिए, एक तत्व और एक यौगिक का दिखा दिए। ठीक है, तो अभी तुमको हम यौगिक और यौगिक को दिखा देते हैं, दोनों यौगिक के हो दिखा देते हैं। तो पहले हम इसका समीकरण लिख देते हैं कि जस्ता का संकेत Zn होता है और सल्फ्यूरिक अम्ल का संकेत H2SO4 होता है। अब यहाँ पर बनता कैसे है हम लोग कुछ नहीं जानते हैं, सब लेबोरेटरी में ये सब करके रखा हुआ है, वही चीज़ को हम लोग को सामने दे दिया है कि आप उसको समझिए और पढ़िए। आप भी लेबोरेटरी जाइएगा तो आपको भी ऐसा ही मिलेगा, बुझे कि नहीं। ये कहीं कोई अपने से बनाया हुआ सूत्र नहीं है। तो इस Zn के साथ इसको मिलाया गया, तो यहाँ पर बन गया ZnSO4। देखो जिंक सल्फेट का सूत्र तुम लिखा होगा, अगर ये बच गया हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के लिए H2 यहाँ किया और इस तरह से ऊपर एरो दे दिए, उत्पत्ति हुआ हाइड्रोजन गैस, इसको दिखाई। अब इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमने देखा, तो देखा कि Zn इधर ए को है और एरो के बाद उधर जो RHS जो प्रतिफल बना, उत्पाद जिसको बोलते हैं, उधर भी Zn 1 है, Zn हमारा मिल गया। ठीक है, हाइड्रोजन इधर 2 है और इधर भी हाइड्रोजन आ गया 2। ये जो अभिकारक है उसको LHS के रूप में मानेंगे और प्रतिफल जो बना जिसको उत्पाद कहते हैं उसको RHS के रूप में मानेंगे। तो LHS और RHS में जो तत्व है वही तत्व का द्रव्यमान को बराबर करना है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का ये मतलब है कि दोनों तरफ के द्रव्यमान को बराबर करना है, तभी न द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत का पालन होगा। तो हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2 हो गया। ठीक है, चलो इधर भी जो है सो सल्फर 1 है, इधर भी सल्फर 1 है, ये भी सही है। ऑक्सीजन इधर 4 है, इधर भी 4 है। कहने का मतलब कि हमारा ये जो समीकरण है वह संतुलित है। हम इसको संतुलित करने के लिए हमको किसी भी अंकों से गुना नहीं करना पड़ेगा। तो तत्व और तत्व के बीच देखें, तत्व और यौगिक के बीच देखें। अब यौगिक और यौगिक के बीच देखते हैं, जैसे तुमने देखा था कि कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है,
और इधर था जल। तो बनाया था क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब ये समीकरण दोगे ना तो साथ में ये जरूर दे देना, उसका मतलब है कि उधर हीट उत्पन्न हो रहा है, ऊष्मा उत्पन्न हो रहा है, तब फुल समीकरण होगा। अगर ये नहीं देते हैं ना तो ये समीकरण अधूरा रह जाता है, ये डिफाइन नहीं कर पाता है कि यहाँ पर ऊष्मा शोषित हो रहा है कि अवशोषित हो रहा है। उन लोगों में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इसमें ये वाला चीज़ देना थोड़ा सा बनता है मेरा, ठीक है। तो ये भी यौगिक है और ये भी यौगिक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड के लिए हमने क्या देंगे, CaO, और जल के लिए क्या देंगे, H2O। क्लियर। तो यहाँ पर जो बनाएगा वो CaOH का (2) प्लस यहाँ पर मिक्स करो। क्लियर। अब तुमको संतुलित करने के लिए अगर हम कहते हैं तो यहाँ पर कैसे संतुलित होगा, ठीक है। कैल्शियम 1 है, इधर भी कैल्शियम 1 है, ऑक्सीजन 1 और 1 2 है, इधर भी ऑक्सीजन 2 है, क्योंकि ये जो 2 है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों के लिए काउंट करेगा, ठीक है। संतुलित करने के लिए थोड़ा थोड़ा यहाँ तुमको हम सटा रहे हैं, मिला रहे हैं। अभी वहाँ अचानक ले जाएंगे ना तो तुमको वहाँ अधिक लगेगा, इसलिए अभी से हम कर रहे हैं कि इधर जो अभिकारक में कैल्शियम 1 तो प्रतिफल में भी कैल्शियम 1, ऑक्सीजन 1 यहाँ और 1 यहाँ, 2 जोड़ करके, तो यहाँ भी ऑक्सीजन 2 है, क्योंकि ये जो 2 है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इसके लिए नहीं। हाँ, अगर यहाँ 2 रहता तो इसके लिए इन तीनों के लिए रहता, लेकिन वहाँ पर है, इसका मतलब है कि ऑक्सीजन ये 2 के लिए भी है और हाइड्रोजन के लिए भी। तो 2 ऑक्सीजन भी मिल गया और हाइड्रोजन यहाँ क्या है, 2 है, तो इधर भी हाइड्रोजन 2 है, यानी ये कंप्लीट हो गया हमारा समीकरण। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, वो एग्जाम्पल सही है। अब कहोगे कि तुमको लिखते समय ये सारा लिखना पड़ेगा कि नहीं, तुम एक समीकरण देना बस, उतने में तुमको मार्क्स मिल जाएगा। अब तुम्हारे पास ज़्यादा समय है, तुम इंटेलिजेंट हो, तुम अच्छा से समझ लिए हो, तो 3 समीकरण क्या तुम 6 समीकरण भी दे सकते हो, पेज रहबे करेगा तुम्हारा नहीं। लेकिन कम से कम जब परिभाषा लिखोगे ना तो परिभाषा के नीचे ये एगो इक्वेशन जरूर दे देना, तब फुल में फुल मार्क्स आएगा। क्लियर। तो इसको उतारो। रासायनिक समीकरण को हम लोग लिखते कैसे हैं, रासायनिक समीकरण को लिखने का तरीका यही है कि जो तत्व 2 या 2 से अधिक तत्व जब भाग लेते हैं तो 2 तत्वों या यौगिकों के बीच में ये प्लस साइन हमको देना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये नहीं समझना कि 2 + 2 = 4 है, तो वहाँ भी कुछ ऐसा हो जाएगा कि नहीं। असल में लेबोरेटरी में करके देखा तो उसको अब सोचा, वैज्ञानिकों ने सोचा कि इसको लिखा कैसे जाए, हम तो प्रयोग करके दिखा दिए, लेकिन लिखेंगे कैसे, संयोग करते हुए कैसे दिखाएंगे, मिलाते हुए कैसे दिखाएंगे। तो बीच में क्या किया कि जो तत्व या यौगिक भाग लिया उन तत्वों और यौगिकों के बीच में प्लस चिन्ह दिया है। प्लस चिन्ह ही देना, कभी तुम माइनस और मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड कभी नहीं करना, प्लस चिन्ह रहेगा। और सभी अभिक्रिया में भाग लेने वाले जितने भी अभिकारक है वो सभी अगर 1 से अधिक तत्व हो या यौगिक हो, 1 हो तो कोई बात नहीं, जैसे 1 में जैसे कि CO3 है वो एकेल है। अब इसको जब हम लोग गर्म किए गए हैं तो ये CaO बनाया और फिर CO2 बनाया, ठीक है। तो 2 अलग अलग यौगिक बनाया, इसलिए दोनों यौगिकों के बीच में अलग अलग दिखाने के लिए प्लस चिन्ह दिया जाता है, ठीक है। ये हो गया अभिकारक की बात। अभिकारक में अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों के बीच हम लोग प्लस साइन देते हैं, ठीक है। अब अभिक्रिया के पश्चात जो बनता है उसको हम लोग उत्पाद कहते हैं या उसको प्रतिफल कहते हैं।
तो उत्पाद और प्रतिफल को अलग दिखाने के लिए एरो चिन्ह दिया जाता है, ये वाला चिन्ह। मतलब कि इधर से अभिक्रिया करके उधर कुछ नया चीज बन गया। अब कभी तुम अगर ऐसे कर दोगे ना तो ये भारी मुश्किल हो जाएगा। भूल करके भी तुम इधर एरो नहीं देना, जब भी एरो पड़ेगा उधर ही पड़ेगा, क्योंकि अभिक्रिया में भाग लेने वाले ये हैं और अभिक्रिया के पश्चात वो पदार्थ बना, इसलिए उधर बात की बात। तो तीर का निशान जो हम लोग देते हैं ना वो इस ओर देते हैं। रासायनिक समीकरण को लिखने का ये तरीका है। अब तीर का निशान को समझने के बाद हम अब समझेंगे प्रतिफल। प्रतिफल जो बनता है वो या तो एक यौगिक या एक पदार्थ बनता है या एक से अधिक पदार्थ बनता है। दो से भी अधिक पदार्थ कभी कभी बन जाएगा, नहीं तो सभी पदार्थों और यौगिकों के बीच को अलग करने के लिए हम लोग उसमें भी क्या चिन्ह डालते हैं, प्लस चिन्ह डालते हैं। सब में प्लस चिन्ह है ना, है तो ये प्लस चिन्ह डालते हैं। दो से अधिक पदार्थ बने, दो या दो से अधिक पदार्थ बने तब की बात करें, और एक पदार्थ बनेगा तो कोई बातें नहीं। जैसे क्या है कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, यहाँ पर दो अलग अलग तत्व है तो बीच में क्या किए, प्लस चिन्ह दिए। इन दोनों तत्वों से अभिक्रिया करवाए तो अभिक्रिया करवाने के पश्चात जो चीज बना उसको इंडिकेट करेंगे किससे, एरो साइन से, और बना देगा क्या, H2O, वो एकल पदार्थ है यहाँ। तो यहाँ पर तुमको प्लस चिन्ह देने का कोई जरूरत ही नहीं। हाँ, यहाँ इसके अलावे और कोई और बनता तो उसको अलग अलग दिखाने के लिए बीच में प्लस चिन्ह देना पड़ता है। तो इस तरह से रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण को लिखा जाता है। लिखने का यह तरीका है सांकेतिक रूप में, और ये सारा जो आएगा वो संकेत में आएगा, अनुसूत्र या संकेत, अनुसूत्र या संकेत, ठीक है। और ये चीज जो हम तुमको लिखाए हैं वो सिर्फ इसके समीकरण में लिखाए हैं, इसके परिभाषा के सापेक्ष लिखाए हैं। आगे जब चलेंगे तो शब्द समीकरण हम नहीं देंगे, डायरेक्ट हम उसके संकेतों और सूत्रों के द्वारा व्यक्त करके समीकरण को पूरा करेंगे, ठीक है। तो